हुआ था। अभी तक आप लोगों ने सुना था ईशान, कृतिन, प्रोफेसर देव, प्रोफेसर रंजीत और डायरेक्टर अबीर रॉय कैप्टन विक्रांत, कैप्टन जतिन के साथ वापस सुनहरे पिटारे की खोज के लिए गुफा में गए। ईशान बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन कृतिन ईशान को हिम्मत दे रहा था। फिर ईशान सभी को रास्ता दिखाता है और वो लोग सुनहरे पिटारे के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सैकड़ों मेंढ्रल उन पर धावा बोल देते हैं, लेकिन भारतीय सैनिक उन मेंढ्रल्स को फ्लेम थ्रोअर से जला देते हैं। अब आगे ईशान और बाकी लोग गुफा के दूसरे किनारे पर पहुंच गए थे। ईशान ने सबको एक नजर देखा और ईशान को सभी परेशान और डरे हुए लग रहे थे। कोई भी ठीक नहीं लग रहा था। प्रोफेसर देव जोर जोर से हाफते हुए जमीन पर बैठ गए थे। सभी को दूसरी तरफ पहुंचा हुआ देखकर जैसे ही कैप्टन जतिन ने हाथ उठाया, हमला रुक गया था। कैप्टन जतिन जांच करने के लिए धीरे धीरे गुफा के प्रवेश द्वार तक चले गए थे। चारों तरफ मेंढ्रल के मरे हुए शरीरों की गंध पहले से ही व्याप्त थी। सारी जगह जहां भी कदम रखो वहां मेंढ्रल की लाशें गिरी पड़ी थी। कैप्टन जतिन मेंढ्रल की लाशों पर कदम रखते हुए आगे बढ़े और कैप्टन जतिन को रास्ता साफ नजर आने लगा। कैप्टन जतिन हैरान थे कि अब इतना सकरा रास्ता बिना किसी हिचकिचाहट के सपाट और स्थिर लग रहा था, जो कुछ समय पहले मेंढ्रल के कारण भरा हुआ था और डरावना लग रहा था। कैप्टन जतिन प्रोफेसर देव और अन्य लोगों के पास गया और बोला, अंदर के सभी मेंढ्रल गायब हो गए हैं। प्रोफेसर देव ने आश्चर्य से सिर उठाया, क्या सच में सब मेंढ्रल गायब हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? कैप्टन जतिन और कैप्टन विक्रांत ने आपस में बात करके आगे की रणनीति बनाने की सोची। कैप्टन विक्रांत बोले, कैप्टन जतिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अटैक बहुत ही सोचे समझे तरीके से किया गया था? कैप्टन जतिन बोले, कैप्टन विक्रांत, आपको ऐसा क्यों लगता है? तभी विक्रांत बोला, पहले सब मेंढ्रल का एक साथ आना, फिर अचानक से एक सीटी की आवाज के साथ एक साथ गायब हो जाना, ये रहस्यमय लगता है। कैप्टन जतिन बोले, क्या आपने भी वो सीटी की आवाज सुनी थी? मुझे तो वो सीटी की नहीं, एक चीख की आवाज लगी, जो शायद एक इशारा था सभी मेंढ्रल के लिए चले जाने का। प्रोफेसर देव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि मेंढ्रल का हमला संगठित था? तभी प्रोफेसर देव ने अचानक पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मेंढ्रल का कोई एक नेता भी था जो मेंढ्रल को यह बता रहा था कि क्या करना है? क्या यह संभव है? कैप्टन जतिन ने फिर से सिर हिलाया। इतनी ज्यादा मात्रा में मेंढ्रल को मरा हुआ देखकर जले हुए शरीरों की गंध से कैप्टन जतिन के सर में दर्द होने लगा था। हालांकि जतिन अपने साथ एक फ्लेम थ्रोअर ले जा रहा था, लेकिन सुरक्षित रूप से अंदर जाना वास्तव में मुश्किल था, खासकर जब गुफा के अंदरूनी भाग से जतिन और बाकी लोग अपरिचित थे। प्रोफेसर देव का भी यही मानना था कि जब तक अंदर के सभी मेंढ्रल को मार नहीं दिया जाता, तब तक गुफा के अंदर जाना लगभग असंभव था। संतोष सर ने अपने आप को स्थिर करने के लिए पानी पिया और स्थिर होने के बाद संतोष सर ने प्रोफेसर देव को बोला, प्रोफेसर देव, सभी मेंढ्रल को मारना ठीक नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर देव ने उत्तर दिया, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन संतोष सर, ये आपने भी देखा है कि अंदर सोने का पिटारा था। अगर हम ऐसे ही हार मानकर बैठ गए तो इस बात का हमें बेहद अफसोस रहेगा कि हम इतनी पास आकर भी चूक गए। प्रोफेसर देव की इस बात पर डायरेक्टर अबीर रॉय ने सहमति व्यक्त की और कहा, हाँ, ये वास्तव में अफसोस की बात है। ये सुनहरा पिटारा बहुत ही दुर्लभ है और मैं वास्तव में जानना चाहता था कि इसके अंदर आखिर क्या है। डायरेक्टर अबीर रॉय ने आगे बोला, आखिर एक पुरातत्वविदों के लिए जो लोग प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें अंदर के सुनहरे पिटारे को छोड़ने के लिए कहना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक व्यक्ति जो भूख से मर रहा हो उससे रोटी छीनने के बराबर, खासकर जब वो व्यक्ति रोटी का निवाला मुंह में लेने वाला हो। ईशान भी डायरेक्टर अबीर रॉय से सहमत था और ईशान भी वास्तव में जानना चाहता था कि उस सुनहरे पिटारे में किस तरह की चीज थी जो इतनी मेहनत से और रास्ते अंदाज से रखी गई थी। अचानक गुफा में दो तेज पॉप आवाजें आई और अंदर छोड़ी गई सर्चलाइट ध्वनि के साथ बंद हो गई और अंदर अंधेरा हो गया और अगली आवाज के साथ गुफा अंधेरे में घिर गई थी। सभी ने गुफा की तरफ देखा। कैप्टन जतिन ने एक इशारा किया और एक सैनिक चार्ज की गई सर्चलाइट के साथ गुफा के प्रवेश द्वार तक चला गया और अंदर की एक तस्वीर लेकर बाहर आया। कुछ सेकंड के बाद सैनिक ने अपना सिर घुमाया और सबको बताया कि सर्चलाइट एक चट्टान के गिरने से टूट गई थी। सभी लोग जानते थे कि मेंढ्रल अत्यधिक बुद्धिमान और सुव्यवस्थित जानवर थे। मेंढ्रल का एक पत्थर से सर्चलाइट को तोड़ने वाली बात बिल्कुल भी आश्चर्य करने की बात नहीं थी। ये तो बस मेंढ्रल की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता था। अचानक सर्चलाइट के टूटने से ईशान और बाकी सब डर गए। सभी के दिलों में संकट की भावना महसूस होने लगी थी। स्थिति को देखते हुए कैप्टन विक्रांत ने अचानक जोर से आदेश दिया, सभी लोग हट जाओ। दूसरी तरफ के सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई की और व्यवस्थित तरीके से और पूरी रफ्तार से रास्ते से लौट आए। कैप्टन विक्रांत ने प्रोफेसर देव से कहा, इस तरह से आगे बढ़ना बहुत ही खतरनाक है, बेहतर होगा कि हम पहले गुफा के रास्ते से बाहर निकलें, अन्यथा इन मेंढ्रल्स के द्वारा हम पर और अधिक हिंसक हमले करने की संभावना बहुत अधिक है। प्रोफेसर देव झिझक रहे थे, लेकिन प्रोफेसर रंजीत चिंतित थे और बोले, बस क्या हम वापस जा रहे हैं, वो भी इतनी पास आकर? कैप्टन विक्रांत की आवाज अभी भी शांत थी। कैप्टन विक्रांत बोले, मेरा काम आप सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन आपकी जान को खतरे में डालना और जानबूझकर मौत के मुंह में भेजना मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। प्रोफेसर रंजीत ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर शब्द प्रोफेसर रंजीत के गले में फंस गए थे और अंत में प्रोफेसर रंजीत ने हताशा में सिर हिलाया और कहा, चलिए पहले वापस चलते हैं और अन्य तरीकों के बारे में सोचकर फिर अंदर आएंगे, जैसा आप लोगों की सहमति। टीम ने जिस तरह अंदर प्रवेश किया था वही पैटर्न का पालन करते हुए बाहर की तरफ टीम चल पड़ी थी। संतोष सर और कृतिन ने ईशान को घेर लिया और साथ में प्रोफेसर देव और प्रोफेसर रंजीत को भी बीच में ले लिया। अन्य लोगों ने आसपास घेरा बना लिया और दीवार के साथ साथ धीरे धीरे वापस चलने लगे थे। हालांकि जैसे ही पूरी टीम चलने लगी, उनके पीछे के अंधेरे में सुनहरी आंखों के जोड़े रास्ते में चल रहे थे। टीम को नहीं पता था कि भूल भुलैया वाली जगह पर मेंढ्रल्स ने जाल बिछाया हुआ था। वो गायब नहीं हुए थे, बल्कि अटैक की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग बस चल रहे थे, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला था। ईशान और बाकी लोगों का मूड बिल्कुल अलग था। सभी निराश थे और टीम के पीछे चलने लगे थे। जैसे ही टीम भूल भुलैया वाली जगह पर पहुंची, अचानक एक सर्च लाइट पॉप हुई और बुझ गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कैप्टन जतिन और अन्य ने तुरंत पुरातात्विक टीम को घेर लिया और फ्लेम थ्रोअर को और बंदूक उठाकर आसपास देखते हुए निशाना साधा। केवल दो शेष सर्च लाइटें आगे पीछे चमक रही थी, लेकिन कोई मेंढ्रल दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। कैप्टन जतिन ने कहा, हर कोई सावधान रहो और जल्दी जल्दी चलो, और इसके साथ ही टीम आगे बढ़ती रही। पिछली बार इसी जगह पर कैप्टन जतिन और उनके लोग मैदान में घायल हुए थे। बात बस इतनी थी कि जिस बात से हर कोई चिंतित था वो फिर से हो गया। दो पॉप के साथ दो सर्च लाइट भी बुझ गई थी। उजाले से लेकर अंधेरे तक सभी की आंखें अस्थायी अंधेरे में चली गई थी। ईशान ने संतोष सर और डायरेक्टर अबीर रॉय की बाहें पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया था। कृतिन सामने खड़ा था और कृतिन ने सैन्य चाकू को आगे की ओर करके पकड़ा हुआ था। कृतिन चौकन्ना था और चारों ओर की गतिविधियों को ध्यान से सुन रहा था। अंधेरे और सन्नाटे के कारण सबकी तेज सांसों की आवाज आ रही थी। जब आंखें थोड़ी अभ्यस्त हुई तो टॉर्च की रोशनी में काली परछाइयां गुजरती दिखी, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई थी। घबराओ मत, मेरे पीछे आओ, कैप्टन जतिन की आवाज सुनाई दी।
ईशान ने दो लोगों को खींचा और आगे बढ़ गया। संतोष सर और डायरेक्टर रॉय ने पहले ही अपनी फ्लैशलाइट निकाल ली थी और उन्होंने कृतिन को देखा जो पीछे था। पीछे से ईशान की वो रक्षा कर रहा था। घबराहट के कारण विवेक के दांत पहले से ही कटकटा रहे थे। एक काली छाया अचानक विवेक के पीछे चमकी। विवेक ने अचानक अपना सिर घुमाया और टॉर्च की चमक में एक बड़ा सफेद चेहरा विवेक के सामने आ गया। विवेक चिल्लाया और टॉर्च विवेक के हाथ से गिरकर बुझ गई और विवेक हाथ पैर मारते हुए आगे की ओर भागा। विवेक भागो मत, प्रोफेसर देव चिल्लाए। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। विवेक एक कोने में घुमा और गायब हो गया। कैप्टन विक्रांत ने अपनी भूमि चढ़ाते हुए कहा, इधर उधर मत भागो तुम लोग। विक्रांत ने दो सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ जाकर विवेक का पीछा करो और विवेक को यहाँ लेकर आओ। दोनों सैनिकों ने टॉर्च ली और विवेक के पीछे चले गए। कुछ देर बाद ही दो गोलियों की आवाजें आई जिससे इंतजार कर रहे लोगों की घबराहट और बढ़ गई। इसके बाद एक शख्स की चीख सुनाई दी, लेकिन आवाज इतनी दूर थी कि पता नहीं चल सका कि आवाज किसकी थी। फिर गोलियों की आवाजें आई जिसके साथ एक सैनिक की दहाड़ भी सुनाई दी, बाढ़ में जाओ, नरक में जाओ। हालांकि गोलियों की आवाजें अचानक आई और अचानक बंद हो गई थी, जैसे जैसे कोई भ्रम हो। कैप्टन विक्रांत के साथ यही भ्रम पहले भी हो चुका था। कैप्टन विक्रांत ने अपने होठों को कसकर खींच लिया। उसकी आंखों से गुस्सा आग की तरह निकल रहा था और विक्रांत चिल्लाया, आग फेंकना शुरू करो, अब आग ही हमें यहाँ से बाहर निकालेगी। कैप्टन विक्रांत का गुस्सा अब चरम सीमा पर था। आखिर सवाल सभी की जिंदगी का था। सभी ने कैप्टन के कहने के अनुसार पालन किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। हालांकि मेंडल्स इतनी आसानी से कहां पीछा छोड़ने वाले थे। दुर्घटना फिर से हुई। लगभग तुरंत ही आसपास के पत्थर के खंभों पर अनगिनत मेंडल दिखाई दिए जो पहाड़ पर चट्टानों को पकड़ कर खड़े थे। अपने शरीर को झुका रहे थे, अपने दांत निकालकर चीख की ध्वनि कर रहे थे। फ्लेम थ्रोअर से गर्म लपटें निकलती जा रही थी जिसने मेंडल को आगे पीछे बाएं और दाएं भागने को मजबूर कर दिया था। वहां दो और सैनिक थे जो अपनी बंदूकों से निशाना साध रहे थे और गोली चला रहे थे। संतोष सर और डायरेक्टर रॉय को पकड़कर आगे चलते हुए ईशान का दिल तेजी से धड़क रहा था। कृतिन ने अचानक सामने दाहिनी ओर से वार किया जिससे एक मेंडल का पेट कट गया जो ईशान की ओर तेजी से आ रहा था। मेंडल जमीन पर गिर गया। एक इंसान की तरह दोनों हाथ से अपने पेट को पकड़कर धीरे धीरे पहाड़ के नीचे झुकते हुए मेंडल बहुत ही असहज तरीके से रोने लगा और फिर और अधिक तेज चीखें आई। एक तेज आवाज आई जिससे सभी के कान गूंज उठे और सबके सर में दर्द होने लगा। सभी बीमार महसूस करने लगे थे। रुको मत, चलते रहो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, गोली चलाते हुए कैप्टन जतिन चिल्लाए। ईशान डरे हुए मन से सावधानी से संतोष सर और डायरेक्टर रॉय को कवर देता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक ईशान ने अपनी आंख के कोने से एक काली छाया की झलक देखी और सोचे बिना ईशान ने छाया पर चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ईशान का वार खाली पड़ गया था, लेकिन एक काला पंजा ईशान को पकड़ने में कामयाब हो गया था। आखिर ईशान का अब क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या कृतिन अपने दोस्त को बचा पाएगा या फिर ये ईशान का अंत है? क्या सभी लोग बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट